नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मरुस्थल डेजर्ट, वो लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था घास का मैदान, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जितने भी एग्जाम यूपी, बिहार और झारखंड में होने वाले हैं, सबके लिए ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण। चलिए आज हम लोग मरुस्थल की बात करते हैं। तो पहले डेजर्ट की बात हम लोग कर लें। मरुस्थल होता क्या है पहले समझ लेते हैं इसको। डेजर्ट किसको कहते हैं? तो मन में एक छवि बनती है कि जहाँ केवल बालू ही बालू हो, देयर इज़ नथिंग बट सैंड इज़ नोन एज डेजर्ट। लेकिन एक गलत उत्तर है। डेजर्ट की परिभाषा जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो मन में छवि बनी थी हमारी कि खाली बालू ही बालू जहाँ होगी उसे हम डेजर्ट कहते हैं। मतलब भारत में जितनी नदियाँ हैं उसमें सैंड होता है, बालू होती है, रेत होता है, इसका मतलब वो भी डेजर्ट हो गया। ऐसा नहीं है। जहाँ बालू ही बालू हो उसे डेजर्ट कहते हैं। ये गलत उत्तर है। डेजर्ट की जो रियल परिभाषा है वो ये परिभाषा है कि ऐसा दुनिया का कोई भी स्थान जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो वो सब डेजर्ट कहलाएगा। ऐसा कोई भी स्थान जहाँ वर्षा औसतन 25 सेंटीमीटर से कम हो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी जगह हो, लेह ही क्यों न हो, लेह लद्दाख आपने सुना होगा, वो भी डेजर्ट में काउंट होता है। जहाँ वर्षा सबसे कम होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होगी, उसे हम डेजर्ट कहेंगे। एक व्यक्ति थे, एक बड़े विद्वान थे जिनका नाम था एलसी किंग महोदय। एलसी किंग महोदय, उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया के 33% भाग पर लगभग मरुस्थल है, डेजर्ट है। तो कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि मरुस्थल का विस्तार दुनिया में कितने प्रतिशत स्थानों पर डेजर्ट का विस्तार है, ये क्वेश्चन आता है। तो आंसर होगा 33%, यानी पूरे दुनिया के 1/3 भाग पर डेजर्ट है। मतलब जो ज़मीन वाला भाग हमारा है, आप जानते हैं पूरे ज़मीन का 71% पर वाटर है और 29% पर हमारा ज़मीन है। तो ज़मीन का 29% जो है उसका 33% पर क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है। तो एलसी किंग महोदय ने कहा था कि पूरे धरती के 33% भाग पर मरुस्थल है। मतलब 33% भाग ऐसा है धरती का जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी मरुस्थल की परिभाषा आप समझ गए कि ऐसा कोई भी स्थान जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। आज के बाद बालू ही बालू वाला कॉन्सेप्ट को हटा दीजिएगा। एलसी किंग महोदय के अनुसार पूरे धरती पर 33% भाग पर मरुस्थल यानी डेजर्ट है, 33% पर डेजर्ट है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में कभी आए तो आंसर 33% लगाना है। ठीक है बच्चों। तो मरुस्थल क्या होता है इसके बारे में आप जान गए। वैसे मैं बता दूं, मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अर्ध मरुस्थल, एक होता है पूर्ण मरुस्थल, एक होता है कंप्लीट डेजर्ट और एक होता है सेमी डेजर्ट। मरुस्थल को भी 2 भागों में हम बांटते हैं, सेमी डेजर्ट और कंप्लीट डेजर्ट। कंप्लीट डेजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो। ऐसा स्थान जहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो उसे कंप्लीट डेजर्ट कहते हैं। और जहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच हो उसे बोलते हैं सेमी डेजर्ट। तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। अर्ध मरुस्थल और पूर्ण मरुस्थल, जहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम उसे पूर्ण मरुस्थल, और जहाँ 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो, थोड़ी ज़्यादा वर्षा हो, उसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट, उसे बोलते हैं सेमी डेजर्ट यानी अर्ध मरुस्थल। यानी मरुस्थल के भी 2 हिस्सा हो गए। यानी पूरी दुनिया में अर्ध मरुस्थल, पूर्ण मरुस्थल जो भी मिला लें, इसको मिलाकर कितने परसेंट भाग पर मरुस्थल हैं? 33% भाग पर मरुस्थल हैं। मरुस्थल कैसे बना, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे निर्माण होता है, एक अलग वीडियो में, क्लाइमेटोलॉजी के वीडियो में मैं अलग से बताऊंगा कि डेजर्ट का विकास कैसे होता है, कहाँ होता है, किस रूप में होता है और किस स्थान पर होता है। तो होता है तो उस स्थान पर क्यों होता है, ये सब एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तत्काल आप मरुस्थल की परिभाषा समझ गए। तत्काल आप समझ गए कि मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, अर्ध मरुस्थल और पूर्ण मरुस्थल। टोटल 33% भाग पर मरुस्थल है। इतना आप लोग याद रखिएगा। मैं बोर्ड पर दिखाया हूँ आप लोगों को, मरुस्थल का 3 प्रकार में दिखाया हूँ। एक है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल डेजर्ट, एक है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी टेम्परेट डेजर्ट, और एक है ध्रुवीय मरुस्थल यानी सफ़ेद मरुस्थल यानी पोलर डेजर्ट या व्हाइट डेजर्ट। ये हम लोग 3 भाग में मरुस्थल को बांटे हैं। मरुस्थल को वहाँ पर तो बांट दिए वर्षा के आधार पर, वर्षा जो भी बांटे थे वर्षा के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिए थे, एक अर्ध मरुस्थल, एक पूर्ण मरुस्थल। जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा उसे पूर्ण मरुस्थल, और जहाँ 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उसे बोलते हैं अर्ध मरुस्थल यानी सेमी डेजर्ट बोलते हैं। ये तो वर्षा के कंडीशन के आधार पर हो गया। और ये जो मैं बांटा हूँ 3 प्रकार, ये लोकेशन के आधार पर है, जहाँ मरुस्थल है उसके आधार पर। तो उष्णकटिबंध, पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा जाकर, मैं समझाया था आपको उष्णकटिबंध का मतलब, आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंध का मतलब। पिछला वीडियो जो घास के मैदान का वीडियो मैंने बनाया था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसको कर लीजिए आप। इसके अलावा अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बच्चे प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। यही
हमें आगे मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए, फ्री वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कम से कम 10,000 20,000 सब्सक्राइबर हो, ये लक्ष्य है अभी तत्काल। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए आप, शेयर कीजिए आप, शेयर कीजिए आप, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं। डेजर्ट को वर्षा के आधार पर बांट दिए, वर्षा की मात्रा के आधार पर बांट दिए 2 भाग में, कंप्लीट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। लेकिन लोकेशन कहाँ स्थित है उसके आधार पर डेजर्ट को हम बांटते हैं 3 भागों में। पहला पार्ट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंध को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। उष्णकटिबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। शीतोष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेट, और ध्रुवीय को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर, सफ़ेद को बोलते हैं व्हाइट। तो समझ रहे होंगे ट्रॉपिकल रीजन। आप जानते हैं कि धरती पर 0 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, 0 डिग्री से 30-35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध। बगल में ना हो तो लिख दीजिएगा। 0 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है नॉर्थ साउथ दोनों में, वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन। 0 डिग्री से 35 डिग्री के क्षेत्र को बोलते हैं ट्रॉपिकल। पोलर टेम्परेट रीजन बोलते हैं हम लोग 35 के ऊपर, यानी लगभग 35 से लेकर 70 के आसपास तक को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ साउथ दोनों में क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट रीजन। अब पोलर रीजन होता है 70 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, नॉर्थ साउथ दोनों में, उसको बोलते हैं पोलर रीजन बोलते हैं। तो ये तो लोकेशन। आप जाएंगे ग्लोब में तो ग्लोब में कुछ रेखाएं खींची हुई मिलेंगी, उसको लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है ना 0 से 35 डिग्री, ये लैटिट्यूड है, टेम्परेचर नहीं है। तो इस अक्षांश के बीच में अगर कोई मरुस्थल मिलेगा तो उसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहेंगे। इस अक्षांश, इस लैटिट्यूड के बीच में मिलेगा उसे टेम्परेट डेजर्ट कहेंगे। और इस बीच में यानी 70 से 90 के बीच में कोई ऐसा स्थान है तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं, ध्रुवीय मरुस्थल कहेंगे। तो समझ गए आगे आपको? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल किस क्षेत्र में मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किस क्षेत्र में मिलेगा, और ध्रुवीय मरुस्थल किस क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है वो स्पेशली ट्रॉपिकल डेजर्ट 30 से 35 के बीच में मिलता है। उसमें भी स्पेशली कहाँ मिलता है? उसमें भी स्पेशली मिलता है 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। यानी कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो 0 से 15 तक नहीं मिलता, 15 से 35 के बीच मिलता है। यानी कि 0 से 35 के बीच में तो है ट्रॉपिकल डेजर्ट, लेकिन स्पेशली उसका जो लोकेशन है 15 से 35 डिग्री है और हर एक महादेश के पश्चिम भाग में है। आप अलग से लिख लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, लैटिट्यूड के बीच, दोनों ही हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में मिलता है पश्चिमी भाग में, हर महादेश के पश्चिमी भाग में। आप अफ्रीका में चले जाओ 15 से 35 डिग्री के बीच, आपको पश्चिम भाग में चले जाओगे डेजर्ट मिलेगा। आप एशिया में चले आओ 15 से 35 डिग्री के बीच आपको डेजर्ट मिलेगा। यानी 15 से 35 डिग्री के बीच हर एक महादेश में आपको डेजर्ट मिलना ही है। हर एक महादेश में 15 से 35 डिग्री के बीच, यूरोप को छोड़कर, यूरोप महादेश को छोड़कर, यूरोप कॉन्टिनेंट को छोड़कर एक ऐसा अकेला महादेश है यूरोप जहाँ कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता। अकेला मरुस्थल, याद रखिएगा 7 महादेश हैं टोटल 7 महादेश हैं, उसमें से अकेला है यूरोप जहाँ कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता। एक नया जीके मिल गया आप लोगों को। 7 महादेश में, सभी महादेश में कोई ना कोई डेजर्ट है, इन तीनों में से कोई ना कोई डेजर्ट है, लेकिन अकेला यूरोप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता। इसको ध्यान रखिएगा आप। तो यूरोप को छोड़कर जितने भी महादेश हैं, हर एक महादेश के पश्चिमी भाग में आप जाइए और 15 से 35 के बीच में जाइएगा, वेस्ट कोस्ट पे एकदम पश्चिमी पार्ट में, एकदम समुद्र के किनारे, तो आपको कौन सा मरुस्थल मिलेगा? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मिलेगा, एकदम कंफर्म है। तो आज के बाद लोकेशनल प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, अब अपने आप पता चल जाएगा 15 से 35 जाना है, वहाँ मरुस्थल एक मिलेगा। हर महादेश में 15 से 35 के बीच में जाइए, वहाँ एक डेजर्ट आपको मिल जाएगा। चाहे अरिजोना मरुस्थल हो, या अटाकामा मरुस्थल हो, या सहारा मरुस्थल हो, या थार मरुस्थल हो, या विक्टोरिया मरुस्थल हो, सब के सब जो मरुस्थल है वो महादेश के पश्चिमी भाग में मिलता है और 15 से 35 के बीच में मिलता है। तो ऐसे मरुस्थल को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अब आपको लोकेशन संबंधी दिक्कत होने वाला बात नहीं है, खाली समझ के पढ़िए इसको। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग जो 35 से 70 के बीच में मिलेगा। हालांकि ये भी मिलता है खास करके 50 से 65 के बीच में आपको ये मरुस्थल मिलता है। 50 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच आपको मिलेगा टेम्परेट डेजर्ट। मैंने 35 से 70 के बीच में, 50 से 65 में स्पेशली मिलता है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। यानी आप जानते भी हैं कि 35 से 70 के बीच वाले को क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो इस बीच में जो मिलेगा मरुस्थल उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट डेजर्ट। आपने सुना होगा नाम गोबी मरुस्थल का, ऊपर में गोबी लिखा है, तो गोबी शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल ही है। बाकी गोबी के नीचे जितना भी नाम लिखा हूँ ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी जो है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में एक और मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल। तो पैटागोनिया मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ये सब टेम्परेट डेजर्ट में आता है, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में आता है।
ठीक है बच्चे, यानी इसका लोकेशन कहाँ है, 50 से 65 के बीच में है इसका लोकेशन। ध्रुवीय मरुस्थल क्या होता है? एक्चुअली ध्रुवीय मरुस्थल का मतलब ये है कि ऐसा स्थान जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और जहाँ बारिश नहीं होती, वो भी डेजर्ट के रूप में काम करता है। जैसे आप चले जाइए हिमालय पर, हिमालय में आप चले जाइए, टॉप पे चले जाइए, तो वहाँ पर हिमालय का जो टॉप है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। और आप जानते हैं कि जितना 5000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे आप, तो वहाँ बारिश नहीं होती। हिमालय में या किसी भी पहाड़ में, दुनिया का कोई भी पहाड़ हो, वर्षा का अधिकतम जो मात्रा है वो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाएंगे तो उसके बाद बारिश नहीं मिलेगा आपको। यानी वर्षा अधिकतम 5000 मीटर तक ही होती है। यानी जिस पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर से ऊपर होगी वहाँ बारिश नहीं होगा। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ 5000 मीटर से ऊपर हो वहाँ बारिश नहीं होगी, तो भी क्या होगा, डेजर्ट। और जो स्थान 5000 मीटर से ऊपर है वहाँ ठंड के कारण बर्फ जमा रहेगा, बर्फ जमा रहेगा तो भी क्या कहलाएगा, डेजर्ट। तो उसका नाम व्हाइट डेजर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो आप चले जाइए नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, या हिमालय के ऊपरी हिस्से में, या लेह में चले जाइए। लेह में बारिश नहीं होती। लेह में वर्षा न होने का कारण क्या है, क्योंकि वो 2 ऊँचे पहाड़ों के बीच में है, वहाँ बारिश की हवा पहुँच ही नहीं पाती। 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच में है लेह, जो बारिश की हवा आती है वो वहाँ तक बारिश करा ही नहीं पाती, जिस कारण से लेह में वर्षा नहीं होता। तो लेह को, हिमालय के जो ऊंचे भाग हैं उसको, उसके बाद अंटार्कटिका, आर्कटिक, जो आप सुने होंगे आर्कटिक प्रदेश, अंटार्कटिका प्रदेश, पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती इस कारण से वहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसलिए मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और ऐसे में ऐसे डेजर्ट जो हमेशा ढका रहे बर्फ से, उसे क्या बोलते हैं, पोलर डेजर्ट। खासकर 70 से 90 के बीच में ज़्यादातर डेजर्ट मिलेगा आपको, 70 से 90 के बीच में मिलेगा। और साथ साथ कहाँ मिलेगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ऊंचे पर्वत पर भी ये मिलेगा डेजर्ट। यानी इस तरह के डेजर्ट आपको ऊंचे पर्वतों पर मिलेगा। ऐसे डेजर्ट को हम लोग व्हाइट डेजर्ट या पोलर डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है लोकेशनल जो वर्गीकरण था इसको आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इसको आप वीडियो को धीरे करके आराम से 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता तो इसमें डिस्क्रिप्शन में या फिर बोर्ड जो हमारा स्क्रीन है उस पर आपको मेरा नंबर फ्लैश करता रहेगा, उस नंबर पर हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, चूँकि मेरा ही नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अतः आप उस पर कॉल करके, मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्या बतलाया था, अगर समझ में ना आए तो। हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं जिस तरीके से समझाया हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, ये प्रकार हो गया, 2 तरीके से मरुस्थल को बांट लिए, एक वर्षा के आधार पर, एक लोकेशन के आधार पर। अब चलते हैं बारी बारी से सभी मरुस्थल की जानकारी देते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, आज हम मरुस्थल का एक ही पार्ट पढ़ा रहे हैं। मरुस्थल का पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में हम लाएंगे, हाँ, तो उसको मिस मत कीजिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो मरुस्थल पार्ट 1 है, सारा मरुस्थल आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ मरुभूमि को मैं नोट किया हूँ और कुछ मरुभूमि अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए मरुभूमि के प्रकार समझ लिए, अब बारी बारी से प्रत्येक मरुस्थल के विषय में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है बच्चे, मंगोलिया में है। आप ऐसा करिएगा, वीडियो को रोक के ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को जहाँ पर ये साफ दिख रहा था वहाँ वीडियो को आप रोक लीजिएगा और रोक करके इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर क्या होगा, बाद में इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं पढ़ाने के क्रम इस पे लाइन खींच देता हूँ तो दिखेगा नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके हर एक पार्ट का आप इसको करते चलिएगा। तो गोबी मरुस्थल पहला मरुस्थल है, ये मंगोलिया में है। मंगोलिया चीन के ऊपर और रूस के नीचे लैंड लॉक्ड एक कंट्री है। मंगोलिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री किसको बोलते हैं, ऐसी कंट्री जो जिसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं छूता, जिसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं मिलता, चारों तरफ से जमीन से जो घिरा हुआ रहता है देश, उसे बोलते हैं हम लैंड लॉक्ड कंट्री, भू आबद्ध देश। जैसे भारत के पड़ोसी नेपाल है, नेपाल भी समुद्र को नहीं छूता, तो नेपाल भी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और पहाड़ों से घिरा हुआ देश है। यहाँ भी वर्षा कम होती है, तो यहाँ बनता है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट कैसा मरुस्थल मैंने बताया है, टेम्परेट डेजर्ट है। गोबी का लोकेशन जो है, मंगोलिया का जो लोकेशन है वो पड़ेगा आपको कितना, 35 से 70 के बीच में। मंगोलिया का लोकेशन आपको 35 से 70 के बीच में पड़ेगा। आप बोले हैं कि 35-70 के बीच में जो भी डेजर्ट मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा, टेम्परेट डेजर्ट होगा। तो मंगोलिया में जो डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है, वो कैसा मरुस्थल होगा भाई, लोकेशन से क्या डिसाइड कर लिए, लोकेशन यहाँ बता दिया हूँ। इस लोकेशन में जो भी डेजर्ट होगा दुनिया का वो सब टेम्परेट डेजर्ट होगा। तो गोबी कैसा मरुस्थल है, टेम्परेट डेजर्ट है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है गोबी। ये मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है जी, उलान बटोर। और मंगोलिया कैसा देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल हो गया, टेम्परेट डेजर्ट हो गया। एक चीज़ और गोबी के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं हूँ, जगह कम है इसलिए।
बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। गोबी मरुस्थल जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाए कौन है, तो गोबी मरुस्थल। गोबी डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया केवल बोलो, वर्ल्ड नहीं। गोबी डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले में आते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल का जो लोकेशन है भारत और पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल का ज़्यादा विस्तार पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल का ज़्यादा एरिया जो है वो पाकिस्तान में है। इंडिया में भी है लेकिन थोड़ा कम है पाकिस्तान से, यानी भारत पाकिस्तान दोनों में इसका विस्तार है। थार का ज़्यादा विस्तार पाकिस्तान में है। एक लाइन थार के बारे में कुछ विशेष बात बता देता हूँ। थार, अब मैं क्या बताया हूँ आपको, गोबी जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, लेकिन इसके बाद जितना भी मरुस्थल मैंने लिखा है सब का लोकेशन जो है वो 15 से 35 के बीच में है। गोबी के बाद जितना भी मरुस्थल नीचे तक 6 तक मैंने लिखा है, ये सब के सब मैंने क्या लिखा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का नाम लिखा है। तो ये सारा अब जो होगा नीचे तक वो सब का नाम में लिख लीजिएगा। सब में अपने कॉपी में जब नोट करिएगा तो सब के नाम के बगल में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सब के सब मरुस्थल जाके मैप में देखिएगा तो 15 से 35 के बीच में ही सारा मरुस्थल मिलेगा आपको, हर महादेश के पश्चिम भाग में। बोला हूं ना, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हमेशा महादेश के पश्चिम भाग में ही मिलता है, वो भी 15 से 35 के बीच में मिलता है। ध्यान रखिए, यानी इसका सारा का लोकेशन 15 से 35 के बीच में, सब के सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान दोनों में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। एक जिसके बारे में विशेष जो जानकारी वो ये है कि एशिया महादेश का जो सबसे गर्म स्थान है वो इसी मरुस्थल में मिलता है, थार मरुस्थल में। एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान, उसका नाम है जैकोबाबाद। यहाँ लिख देता हूँ, जैकोबाबाद। जैकोबाबाद एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान है। जैकोबाबाद वो थार मरुस्थल में है, तो लिख लीजिए अलग से। जैकोबाबाद इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया सिचुएटेड इन थार डेजर्ट। जैकोबाबाद इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया सिचुएटेड इन थार डेजर्ट। जैकोबाबाद एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान है जो पाकिस्तान में है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और है थार के बारे में। पूरे दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी मरुस्थल हैं, उनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। एक बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला डेजर्ट कौन है, तो कॉमन सेंस भी अगर नहीं भी पढ़े होते तो आप जानते जो डेजर्ट इंडिया में होगा वो डेजर्ट क्या होगा भाई, इंडिया में जो डेजर्ट होगा वही जनसंख्या ज़्यादा, जिसका चूँकि इंडिया जनसंख्या के मामले में महारथी है भाई, अगले कुछ वर्षों में चीन को भी बीट कर देगा। तो ऐसे भी आप थार मार देते हैं आंसर, अगर आप कॉमन सेंस गेस करते तो भी। तो पूरे दुनिया में जितने डेजर्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डेजर्ट थार मरुस्थल, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले डेजर्ट पे आते हैं थर्ड का। थर्ड में ABCD 4 है, थर्ड में 4 मरुस्थल है। ए में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, बी में है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सी में है सिम्पसन मरुस्थल और डी में है गिब्बन मरुस्थल। ये भी मरुस्थल सारे क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ये भी क्या है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सब के सब उष्ण है। मैंने कहा है कि यहाँ से लेकर नीचे तक सब अब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होगा। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन 15 से 35 के बीच में, हर महादेश के पश्चिम भाग, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हर महादेश के पश्चिम भाग में ही मिलता है और 15 से 35 के बीच मिलता है। ये कॉमन जानकारी याद रखिएगा। तो ये चारों के चारों मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्बन मरुस्थल, सब के सब ऑस्ट्रेलिया में है। सब के सब मरुस्थल कहाँ है बच्चों? ये चारों ऑस्ट्रेलिया में है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो हिस्सा वो रहने लायक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम जनसंख्या 90% जनसंख्या जो ऑस्ट्रेलिया की है वो 10% भाग में रहती है। ऑस्ट्रेलिया का जो 90% हिस्सा है बिल्कुल बंजर है, उसमें कोई इंसान नहीं रह सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा बंजर है, वहाँ इंसान बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा इंसान 10% हिस्सा में ही रहते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को 2 नामों से जानते हैं। पिछले क्लास में बताया तो फिर बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं या ऑस्ट्रेलिया को सूखा महादेश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या सूखा महादेश कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लीजिए कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड या कंट्री, उसको बोलते हैं ड्राई कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज ड्राई कॉन्टिनेंट। ये दोनों बात आप लिख लीजिएगा। ये सब के सब मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्बन डेजर्ट, इस मरुस्थल में एक जगह है जिसका नाम है कालगुरली। जिसका नाम है, मैं इधर लिख देता हूं, कालगुरली। कालगुरली, यहाँ गोल्ड मिलता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, इसी में
एक प्लेस है कालगुरली, ऑस्ट्रेलिया के इस में ही, इस मरुस्थल में ही प्लेस है कालगुरली, जहां गोल्ड मिलता है भारी मात्रा में। ये बीपीएससी 60वीं में पूछा हुआ सवाल है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको देखिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं और कि प्रीवियस पेपर आप जरूर बनाते रहिएगा। प्रीवियस पेपर से 40% सवाल बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, जेपीएससी तीनों में आते हैं। 40 से 50% सवाल, यानी कि अगर प्रीवियस पेपर सवाल आए तो वो गलती नहीं होना चाहिए। मैं लिख के देता हूँ, प्री आपका नहीं रुकेगा। तो प्रीवियस पेपर आप देखते रहिएगा, और जहाँ कोई डाउट हो मैं नंबर दे ही दूंगा। इसमें डाउट हो तो भी पूछिएगा, और भी कहीं से कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल करके पूछिए, आपका हम पर राइट है। बस वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। यही मेरा आपका सबका उद्देश्य है, ताकि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुँचे और हमारा भी कुछ लाभ, हम भी मोटिवेट हो, ताकि अधिकतम वीडियो आप ले लाएँ। अगला मरुस्थल है नंबर 4, कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है बच्चों? अशखाबाद इसकी राजधानी है। ये कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान है। मैं बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान जो देश है वो मध्य एशिया में आता है, मिडिल एशिया में आता है। तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है वो कहाँ आता है प्रॉपरली? मिडिल एशिया में आता है। और मिडिल एशिया का मतलब मैं समझा दूं, अब आज के बाद भूलिएगा मत किसको कहते हैं मिडिल एशिया। एक दिन क्लास लूंगा, अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो, मिडिल एशिया में कौन देश, ईस्ट एशिया में कौन देश, वेस्ट एशिया में कौन देश, मिडिल ईस्ट में कौन देश, साउथ एशिया में कौन। रीजनल ज्योग्राफी में एक दिन क्लास लूंगा अलग अलग टॉपिक पे। लेकिन सबसे पहले मैं तत्काल, चूंकि मरुस्थल चल रहा है, यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जो तुर्कमेनिस्तान है वो मिडिल एशिया में है। मिडिल एशिया का मतलब है कि हिंदुस्तान यानी भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देश को छोड़ दीजिए, ये 3 देश को हटा दीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को हटा दीजिए, और इनको छोड़कर जितने भी तान है वो सब मध्य एशिया में आते हैं। एक जान सारे तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर सारे तान, और एक जान मतलब क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर कौन आता है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। माने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी जितने तान आपको याद हैं सारे तान, और एक अजरबैजान, एक जान, ये सब मिडिल एशिया के देश हैं। तो आज के बाद मिडिल एशिया के देश तो कभी भूलिएगा नहीं आप। मिडिल एशिया के देश में यही सब आते हैं, सारे तान और एक जान। तान में खाली 3 को छोड़ देना है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ देना है। तो समझ गया, जाके मिडिल एशिया का मैप देख लीजिएगा। तो कराकुम मरुस्थल कहाँ है भैया? तुर्कमेनिस्तान में है। अगला मरुस्थल 5वां में कर दिए ए और बी, देख रहे हैं ना। ए भी जहाँ किए हैं, समझिएगा कि दोनों मरुस्थल एक ही देश में है। ए में है दस्त-ए-लूत, ए में लिखा हुआ है दस्त-ए-लूत, और बी में लिखा है दस्त-ए-कबीर। दस्त-ए-लूत, दस्त-ए-कबीर, ये ईरान का मरुस्थल है। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहते थे, यहीं पर से फारसी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज आया है। ईरान को पर्सिया कहते थे, अंग्रेजी में पर्सिया, हिंदी में फारस कहते थे। ईरान को ही फारस कहते थे, जहाँ से पारसी, आप पारसी धर्म सुने होंगे। इंडिया में पारसी धर्म सबसे कम, जो जिसकी संख्या है इंडिया में, वो पारसी ही है। पारसी का मूल स्थान कहाँ है? ईरान है। जब ईरान में इस्लाम का प्रचार हुआ था तो वहाँ से पारसी भाग के इंडिया चले आए थे। आज पारसियों की जनसंख्या सबसे कम है इंडिया में, सबसे कम जिस धर्म की जनसंख्या वो पारसी है। और पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार कई प्लान भी चलाई है, जियो पारसी योजना चलाई है। तो वही फारस है, ये वही ईरान है जहाँ कभी पारसी रहा करते थे। इस्लाम के आगमन के बाद पारसी भाग के इंडिया आ गए थे। तो ईरान, जिसको हम फारस कहते हैं, यहाँ 2 मरुस्थल है, एक है दस्त-ए-लूत और दूसरा है दस्त-ए-कबीर। याद रखिएगा, याद भी हो जाएगा, 10-10 दोनों में लगा हुआ है। दस्त-ए-लूत, दस्त-ए-कबीर, दोनों मरुस्थल ईरान में है। छठा नंबर देखते हैं, छठा का ए में क्या है? रब अल खली। छठा के ए में है रब अल खली, ये दक्षिणी सऊदी अरब, साउथ सऊदी अरब में है रब अल खली मरुस्थल। बी में है सैदान मरुस्थल, यह मध्य सऊदी अरब में। और सी में है नेफद मरुस्थल, यह उत्तरी सऊदी अरब में। तो रब अल खली दक्षिणी सऊदी अरब, सैदान मध्य सऊदी अरब, नेफद उत्तरी सऊदी अरब, यानी तीनों मरुस्थल सऊदी अरब में ही है। लेकिन साउथ में जो है उसका नाम है रब अल खली, सऊदी अरब के जो मध्य में है उसका नाम है, मिडिल में है उसका नाम है सैदान, और सऊदी अरब के जो नॉर्थ में है उसका नाम है नेफद डेजर्ट। आपने एक मूवी देखा होगा एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें एक मरुस्थल से पार होते दिखाया जाता है। एयरलिफ्ट में लोग कुवैत से जॉर्डन जाते हैं तो नेफद मरुस्थल को ही उस समय पार करते हैं वो। तो ये तीनों मरुस्थल सऊदी अरब में है। यानी सऊदी अरब को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सऊदी अरब समझिए डेजर्ट ही डेजर्ट है। खाली किनारे वाला उसका भाग है जिसमें जेद्दा पड़ता है, मक्का और मदीना पड़ता है। मक्का मदीना आप सुने होंगे, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना है। तो आप अगर मक्का मदीना कभी प्लेन से जाएंगे तो मक्का मदीना में एयरपोर्ट नहीं है, जेद्दा आपको उतरना पड़ेगा, जेद्दा से ही आपको बस वगैरह से आपको मक्का मदीना जाना पड़ेगा। तो मक्का मदीना और जेद्दा ये 3 प्लेस है वहाँ का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो गया, जेद्दा हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया। ये सब सऊदी अरब के कुछ प्रमुख शहर हैं जो आप जान जाइए। और 3 मरुस्थल सऊदी अरब में है, बता दिया मैंने। और मैं बता दूं कि सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। पेट्रोलियम उत्पादक देश दुनिया का कौन सबसे बड़ा? सऊदी अरब है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब मरुस्थल पार्ट 2 में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जो देखेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, अधिकतम शेयर कीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।